प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया गया था किसके द्वारा? तो सूरसेन के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। अब इसे सुमेलित करना है। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर का है। अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया था। अनुशीलन समिति अरविंद घोष ने किया। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने किया। स्वराज पार्टी सी.आर. दास ने किया। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर, मित्र मेला बी.डी. सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस.एन., हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस.एन. सन्याल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस.एन. सन्याल। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चटगांव शस्त्रागार हमला सूरसेन के नेतृत्व में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वह था लाहौर षड्यंत्र केस। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई, जतिन दास, 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जतिन दास भूख हड़ताल से मरे। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान मारे गए। भगत सिंह को फांसी हुई और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चटगांव आर्मरी रेड हुआ था कल्पना दत्त के नेतृत्व में। चटगांव शस्त्रागार रेड हुआ था कल्पना दत्त के नेतृत्व में। अभिनव भारत की स्थापना दामोदर सावरकर ने किया था। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु एक समिति का गठन हुआ था और उसके अध्यक्षता किए थे गोविंद वल्लभ पंत ने। काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु एक समिति बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता किए थे गोविंद वल्लभ पंत ने। अगला है, रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना सूरसेन ने किया था। रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना किसने किया था? सूरसेन ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद, पंजाब नौजवान भारत भगत सिंह, अभिनव भारत अनुशीलन समिति न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पेट्रियोट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया था अरविंद घोष ने। सही कथन को चूज करना है तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां में से वह क्रांतिकारी जिनकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई। तो रामप्रसाद बिस्मिल की जो फांसी हुई थी वो गोरखपुर जेल में हुई। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्रपाल में से वह जो एक उग्रवादी था बिपिन चंद्रपाल। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल में से वह जो एक उग्रवादी था बिपिन चंद्रपाल। शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास तथा कल्पना दत्त में से वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी वो बीना दास थी। बीना दास जो थी दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री ग्रहण करते हुए अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता हैं, ये किसने कहा था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। अगला टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। तो इसमें पहला है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905। बी.डी. सावरकर, रास बिहारी बोस, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल में से गदर पार्टी का गठन किया था लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर आंदोलन की स्थापना हुई किसने की थी? सोहन सिंह भकना ने। गदर आंदोलन की स्थापना किया था सोहन सिंह भकना ने। गदर पार्टी के पहले सभापति थे सोहन सिंह भकना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर क्या था? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्या है? तो भारत का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की, महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किए थे। वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो अफगानिस्तान। भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है कौन? भीखाजी रुस्तम कामा। भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। भीखाजी कामा से संबंधित कथन सही है। मैडम भीखाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही और
मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था भीखाजी कामा, और ये इन्होंने पहला तिरंगा कब फहराया था 1907 ईस्वी में। कहाँ? स्टुटगार्ट में 1907 ईस्वी में तिरंगा फहराया था। कौन? मैडम भीखाजी कामा। वह व्यक्ति जिसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा को अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली। वह बात जो मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला और BBS अय्यर और MN राय में समान थी कि वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विभिन्न देशों में काम कर रहे थे। कामागाटा मारू क्या था? ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था कामागाटा मारू। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, BD सावरकर एवं सरदार भगत सिंह से कामागाटा मारू घटना संबंधित है। किससे? बाबा गुरदीप सिंह। ये बाबा गुरदीप सिंह जो है ये लीज पर एक जहाज़ लिए थे और कनाडा की ओर गए थे, तो बहुत सारी घटनाएं हुई थी, फिर उनको वापस आना पड़ा और कोलकाता के तट पे फिर यहाँ पे कुछ अंग्रेज अधिकारियों के साथ झड़प हुई और एक प्रकरण पूरा कामागाटा मारू के नाम से जाना जाता है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। इंडिपेंडेंस लीग, रास बिहारी बोस। हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में कौन सा हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर तथा BG तिलक में से वह जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था तथा पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व और पश्चात के मध्य बेहतर संबंध के समर्थक था। आप रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावादी सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे और ये राष्ट्र की कल्पना को भी ये एक छद्म मानते हैं। विश्व कल्याण और विश्व जो इन्हीं कारण इनको वर्ल्ड पॉलिटन कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को, विश्व नागरिक के रूप में। और ये चाहते थे कि पूरा पश्चिम के मध्य जो एक डिवाइड है वो ख़त्म हो, और ये जो स्वदेशी आंदोलन में कपड़ों की को जलाया जा रहा है वो एक कपड़ों की बर्बादी है। इस तरह का इनका विचार था किनका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया कब? 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम क्या था? बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। बायकॉट स्वदेशी आंदोलन हो रहा था जिसमें विदेशी कपड़ों को जलाया गया, स्वदेशी का प्रसार किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किया गया। स्वदेशी बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे कब? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ कब? 1911 ईस्वी में फिर से डिवाइड हुआ 1911 ईस्वी में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया चिदम्बरम पिल्ले। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिदम्बरम पिल्ले ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? सैयद हैदर रजा ने। महिलाएं, कृषक और मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहे कौन? कृषक और मुसलमान मुख्यतः अप्रभावित रहे। वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी के भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रीय आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन नहीं है। लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया, ये कथन सही नहीं है। ब्रिटिश पत्रकार WH निवेंसन जुड़े हुए थे। निवेंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। निवेंसन नए थे और आंदोलन भी नया था, स्वदेशी आंदोलन। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, निवेंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे।
भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था। अवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था। अगला टॉपिक है कांग्रेस बनारस कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर। ये सारी बातें जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कही जा रही है। क्या क्या कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे 18 वर्ष की आयु में स्नातक कर लिया था इन्होंने, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बन गए, सुधारक सह संपादक रहे, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री बने, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री बने, 31 वर्ष की आयु में रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभाव में भाषण दिया, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक बने, 36 वर्ष में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 39 वर्ष में एक देशभक्त जिन्हें महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। ये सारे शब्द गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? 1905 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन को सुनिश्चित करना। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में। कोलकाता अधिवेशन में स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का यूज किया गया, कलकत्ता अधिवेशन 1906। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया दादा दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी के विषय में सही कथन क्या है? तो उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी। अगला है दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य क्या है? तो वह पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। उन्होंने एक गुजराती पत्रकार राष्ट्रगुप्तार का प्रारंभ किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। नरम दल गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत में। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष जो थे 1907 में कांग्रेस अधिवेशन सूरत के अध्यक्षता कर रहे थे। रास बिहारी घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में इन चारों संकल्प को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकार करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। एक संकल्प जो इन चारों संकल्प में नहीं था वो था बंगाल के विभाजन को रद्द करना। बंगाल के विभाजन को रद्द करने वाला संकल्प नहीं था। और 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किया गया, उसमें ये बंगाल के विभाजन को रद्द करने का संकल्प नहीं था। और उसी बात पे आगे 1907 ईस्वी में उन चारों संकल्पों में से स्वीकृति और अस्वीकृति के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया और उन 4 संकल्प में से कम ये संकल्प नहीं था। आगे देखते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस अधिवेशन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर तथा कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस में जो विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई किस कारण? तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया तिलक ने। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुस्लिम लीग का गठन 1906। सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी किसने? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। आगा खां और सलीमुल्लाह खां, इनका भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आंसर क्या है? नवाब सलीमुल्लाह खां।
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां और आगा खां प्रथम अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ कहाँ? कराची में। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ कराची में। लीग ने कांग्रेस को मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कथन और कारण दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। ये सही स्टेटमेंट है। वैसा अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था, ये गलत स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में सत्य है। सत्य क्या है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत के अंतःकालीन सरकार के गठन करने वालों में से थे। अगला क्वेश्चन है, 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक वर्ग बनाया जाए। 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग बनाया जाए। 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग का एक लंदन शाखा स्थापना हुई, किसकी अध्यक्षता में? अमीर अली की अध्यक्षता में। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक लंदन शाखा स्थापित हुआ, अमीर अली की अध्यक्षता में। अगला टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की थी किसकी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, वह था विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण जैसे मुद्दों पर बाद में इन सारे मुद्दों में मतभेद के बीच छिपे हुए थे और जो अंततः देश का विभाजन कराया। अगला टॉपिक है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। 1912 में जब कलकत्ता से दिल्ली आया राजधानी, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब? 1 अप्रैल 1912। वह जिसके राज के प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया, लॉर्ड हार्डिंग। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ कब? 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ? लखनऊ में। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था AC मजूमदार ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ 1916 ईस्वी में। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के मुख्य शिल्पी थे एनी बेसेंट। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था BG तिलक ने। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया BG तिलक ने। और उदारवादियों और अतिवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया का प्रमुख शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय क्या था? तो मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसमें एक ये चीज़ निकल कर आ गया कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर ली गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में तक का काल प्रदर्शित करता है 1916 से 1922। 1916 से 1922। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में सत्य है। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था, ये सही है। और महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए, ये भी सही है। अगला है टॉपिक होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया था एनी बेसेंट ने। 1915-16 में होम रूल लीग प्रारंभ की गई तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। 1915-16 में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग शुरू किया गया। अगला है टॉपिक, अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट मुक्ता संबंध रही होम रूल आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ, होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर और टी.एस. ओलकॉट में से जिसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो टी.एस. ओलकॉट होम रूल से जुड़े हुए नहीं थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थी और एस सुब्रमण्यम अय्यर ये होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। सी.आर. दास, सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बीजी तिलक में से होम रूल आंदोलन से जुड़ा नहीं था एक आर.सी. दास जो है होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में। होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कहाँ कर पाए? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आप जानते हैं कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने में सफल रहे कौन? तिलक जी। और एनी बेसेंट उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच समझौता कराने में सफल रही है। इस तरह से होम रूल समर्थक जो है अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके कहाँ? कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन, जैसे होम रूल की बात की गई, सेल्फ गवर्नमेंट की बात की एक ठोस योजना रखी गई। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग में से एक में मिला दिया गया। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया। कब? 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में तिलक और बेसेंट के जो होम रूल लीग था दोनों को एक साथ मिला दिया गया। होम रूल लीग के संबंध में सत्य क्या है? तो सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बरार तक सीमित थे। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। एनी बेसेंट माइकल मधुसूदन दत्त तथा आर पामदत्त में से फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के संबंध में सही कथन है, होम रूल आंदोलन के प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। सही बात है ये। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा रही। अब अगला टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के। करमचंद गांधी जो महात्मा गांधी के पिता थे वो पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे, बीकानेर के। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को जिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था हुआ था 1898 का इटली इथोपिया युद्ध, चीन का बॉक्सर आंदोलन, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय। ये सारी घटनाक्रम चल रहे थे जब गांधी जी का पदार्पण हुआ राष्ट्रीय आंदोलन में। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था महात्मा गांधी ने कहा? साउथ अफ्रीका में। फिनिक्स फर्म कहाँ है? डरबन में। फिनिक्स फर्म कहाँ है? डरबन में। महात्मा गांधी के समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। महात्मा गांधी समर्थक थे किसके? दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी के रामराज के जुगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा रामराज के सिद्धांत में शामिल था। अगला देखते हैं, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में से सही है। तो गांधी जी के बारे में कहा जा सकता है कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। गांधी जी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी थे और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है हड़ताल को। हड़ताल सबसे अंतिम स्थान है गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही है सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। गरीबी बने रहना यह सबसे क्रूरतम हिंसा हो सकती है। गांधी जी का मानना था कि गरीबी का बना रहना सबसे क्रूरतम हिंसा है। गांधी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका अपनाया था आत्मनियंत्रण को।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे कब? 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं 21 बरस तक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 बरस तक रहे। 1894 में गए थे और 1915 में वापस आए। तो इस तरह से 21 वर्ष वो दक्षिण अफ्रीका में रहे। दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था वो पीटर मारिट्सबर्ग, मारपीट के मतलब इस तरह से पीटर मारिट्सबर्ग, पीटा मारा और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। किनको? गांधी जी को, दक्षिण अफ्रीका में। इस कारण पीटर मारिट्सबर्ग, इस तरह से इसे याद कर लीजिए। एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था वह था कलकत्ता अधिवेशन 1901। गांधी जी सबसे पहले जिस अधिवेशन में भाग लिए थे कांग्रेस के वो था कोलकाता अधिवेशन 1901। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है कहाँ? अहमदाबाद नगर के बाहर साबरमती आश्रम स्थित है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे कहा जाता था सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी से संबंधित साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रमों में सबसे पुराना है फिनिक्स। इस साउथ अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम था, सबसे पुराना है। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता है। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहला सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। अगला, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम है। चंपारण सबसे पहले 1917, अहमदाबाद मिल 1918, चंपारण, अहमदाबाद मिल, खेड़ा और असहयोग आंदोलन 1921। महात्मा गांधी के बारे में सही है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। सही है, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ। 13 में ही उनका फेरा करा दिया गया था महात्मा गांधी जी का। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया। इनर टेम्पल लंदन में उन्होंने विधि का अध्ययन किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश जिससे महात्मा गांधी ने बदल डाला वो था व्यक्ति का कल्याण में सबका कल्याण निहित है। व्यक्ति के कल्याण में सबका कल्याण निहित है। इसी में अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में ये चीज़ थी लिखी हुई। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक थी अनटू द लास्ट और ये महात्मा गांधी के जीवन को बदल डाला। इसी कारण गांधी जी का जो एक कंसेप्ट है अंतिम व्यक्ति तक संसाधनों की पहुंच, ये इसी से निकलकर सामने आता है अनटू द लास्ट से। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय से। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे तो स्वदेशी आंदोलन के समय गांधी जी नहीं से थे यहाँ भारत में और उससे संबंधित नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन सबने वज्ञा, बारदोली, खेड़ा सत्याग्रह में से जिसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया। अगला है, गांधी जी के संदर्भ में सही है, जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। सही है, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा जोड़ा था, गांधी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा शब्द जोड़ा गया, तब से महात्मा गांधी हो गए, मतलब गांधी महात्मा हो गए। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, तब से गांधी महात्मा हो गए और महात्मा गांधी उनका नाम हो गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल।
राजकोट, खेड़ा, बायकोम असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया वो था बायकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ 20 दिसंबर 1920 को। गांधी के अनुयायियों एएन सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद मेसुआ जो पेशे से शिक्षक था, राजेंद्र प्रसाद पेशे से शिक्षक थे, जीडी बिरला, जमनालाल बजाज, जेआरडी टाटा, बालचंद हरिचंद उद्योगपतियों में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे वो थे जमनालाल बजाज, एआईसीसी के खजांची रहे। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह विवरण किनका है तो जमनालाल बजाज का है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे चार्ली एंड्रयूज। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया यरवदा को उन्होंने मंदिर का नाम दिया। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था माउंटबेटन ने। जिसने महात्मा गांधी को अनुदेशित किया था कि वह भारत में पहला वर्ष खुले कान और बंद मुंह से व्यतीत करे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के पूर्व 1 वर्ष तक देश के पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने। गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते, यह कहा करते थे महात्मा गांधी जी। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत हुआ राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता, इस सिद्धांत के समर्थक थे एम.के. गांधी। गांधी ने पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे और एक हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल किया अहमदाबाद की हड़ताल में। महात्मा गांधी ने भारत का पहला जन भाषण दिया था कहाँ? बनारसी में। महात्मा गांधी ने भारत का पहला जन भाषण दिया था बनारसी में। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान प्रारंभ किया कहाँ? चंपारण में। बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान चंपारण में। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूर वर्ग ने। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद सत्याग्रह प्रारंभ किया सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में सही युग में है दक्षिण अफ्रीका 1903। दक्षिण अफ्रीका 1903 में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का प्रतिपाद लाया गया। अगला है गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में सही कथन है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। ठीक है, ये वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है। केंद्रीकरण जो है शोषण और असमानता को जन्म देता है। अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण का विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था में ये सारी चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन है, एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक बहिष्कार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यों के सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीवियन इनोवेशन, गांधी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन और अधिक लोगों के लिए। कम निवेश अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। खेड़ा सत्याग्रह चंपारण में जो सबसे पहले घटना घटी वो चंपारण सत्याग्रह थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद हुआ था कौन सा? ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में जो सबसे पहले घटना हुआ वो चंपारण सत्याग्रह हुआ। तिनकठिया का तात्पर्य है 3/20 भाग पर नील की खेती। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया चंपारण से। गांधी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। सही कथन क्या है? चंपारण जांच में आचार्य जे.बी. कृपलानी और महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। आचार्य जे.बी. कृपलानी महात्मा गांधी के सदस्यों सहयोगियों में से एक थे। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया हुए थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया वे हैं राजेंद्र प्रसाद
अनुग्रह नारायण सिन्हा। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन से संबंधित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी। चंपारण आंदोलन संबंधित थे कौन? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, जेबी कृपलानी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने सर्वप्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया चंपारण से। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया था चंपारण। नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही है, वह यह किसानों से जुड़ा था। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी का सहयोग दिया था। ये सारे स्टेटमेंट सही है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एम.जी. रंगा ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एम.जी. रंगा ने। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। पूछ रहा है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। अकाल पड़ने के बाद भी भू राजस्व को वसूला जा रहा था। अगला देखेंगे किसान आंदोलन एवं किसान सभा। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजौलिया आंदोलन। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं है कौन? जवाहरलाल नेहरू। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। नाई धोबी बंद आंदोलन कहाँ चला? प्रतापगढ़ में। वह प्रदेश जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। अवध 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए। उनके प्रभाव क्षेत्र का सम्मिलित करना। शाहजहां सरस्वती बिहार। खुदाई खिदमतगार NWF और P खुदाई खिदमतगार। स्वामी रामानंद हैदराबाद। अब्दुल हमीद खान दक्षिणी असम। 1930 के किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे कौन? स्वामी सहजानंद। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे स्वामी सहजानंद। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और इसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक भी थे सहजानंद सरस्वती। उनका संबंध रहा था बिहार के किसान आंदोलन से। सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के रजिस्ट्रीकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान का गठन किया था। अब उनकी मृत्यु से ठीक पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था उनकी मृत्यु से ठीक पहले। राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू तथा भगत सिंह में से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे कौन? राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान विद्यालय एम.जी. रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक। बकास्त संघर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला है बंगाल का तिभागा आंदोलन। किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी के फसल को आधे से कम करके 1/3 कर देना। बंगाल में तिभागा किसान आंदोलन की मांग की थी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 कर देना, मतलब 1/3 ही जमींदार का हिस्सा होगा और 2/3 हमारे पास होगा। ऐसा किसानों की मांग थी, जबकि अभी जमींदार जो थे 50% ले रहे थे। इसकी जगह पर 33% का ऑफर किया गया किसानों के द्वारा जमींदारों को। इसी मांग को लेकर आंदोलन की गई थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी ने पटेल
को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जिस आंदोलन में दी थी वह था बारदोली सत्याग्रह। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ से संबंध स्थान था पोचमपल्ली। विनोबा भावे जो है पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन के प्रारंभ से संबंध स्थान था पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ आंध्र प्रदेश से। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ आंध्र